गाइस वेलकम बैक टू एजुकेरी। आज हम 23 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस कर रहे हैं। आई नो 21 का नहीं हुआ है और 22 का भी नहीं। 22 का मैंने मार्क कर दिया है, बट 21 का थोड़ा दिक्कत लग रही है मुझे, बिकॉज मैं पेड जो कंटेंट है उसमें बहुत पीछे चल रही हूँ, तो मुझे वो करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए ये वाली क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। टॉप कोर्ट्स इश्यूज नोटिस टू स्टेट सेंटर ऑन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर्स। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टाइमलाइन निकाल दी थी कि गवर्नर को और जो प्रेसिडेंट है उनको कितनी देर में अपने जो बिल्स हैं वो पास करने होंगे। उसके ऊपर क्वेश्चन रेफरेंस हुई है, ठीक है ना, जो कि प्रेसिडेंट ने करी, और उसके ऊपर क्या डिसीजन होता है वो हम देखेंगे। तो ये सारा चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धनकर्स एग्जिट नोटिफाइड बट की क्वेश्चंस रिमेन। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं धनकर, जगदीप धनकर, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो लिख देंगे जब जगदीप धनकर रिजाइंड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। और यहाँ पर हमें पता होना चाहिए हु इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इट इज हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है ना। अब यहाँ पर द मेन जॉब ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज दैट ही इज ऑल्सो द एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब उनकी जो पोस्ट है, वो जो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी वो बंदा क्या या बंदी क्या होगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होगा। ठीक है ना। तो अब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं है तो कौन बैठेगा एज चेयरमैन, ठीक है, द डेप्यूटी राज्यसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एंड हु इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हरिवंश नारायण सिंह। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। ऐसी आस्क ईटरीज अलोंग कावड़ रूट टू डिस्प्ले डिटेल्स एज स्टिपुलेटेड बाय लॉ। तो यहाँ पर लास्ट ईयर हो गया था कि नहीं मेंशन करने की ज़रूरत है वो, बट सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट सेड कांवड़ियाज कावड़ यात्रा जो कर रहे हैं मस्ट बी फ्री टू चूज वेयर दे वांट टू ईट। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंडेटरी दैट रेस्टोरेंट्स ऑन कंवर यात्रा रूट must comply with statutory mandate to display their licenses and registration certificates। तो अब यहाँ पर इट इज़ मैंडेटरी कि वो अपने लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो डिस्प्ले पे लगाएंगे जो कावड़ यात्रा में है। मोस्टली ये कहाँ पर होने वाला है, यूपी और उत्तराखंड में। यूपी। अब वो कहते हैं जो कावड़ यात्रा करते हैं वो उन शॉप से नहीं खाना चाहते जहाँ पर मीट बनती है, पहले बनता था। कुछ भी कई होते हैं कि कावड़ यात्रा के ड्यूरिंग मीट बंद कर देते हैं, बट वहाँ पे पहले नॉन वेजिटेरियन फूड बनता था। तो वो कह रहे हैं कि उनके पास ये चॉइस होनी चाहिए, चॉइस टू चूज़ कि वो कहाँ से खाना चाहते हैं, और उस चॉइस टू चूज़ में अगर नाम पता चलना चाहिए कि कौन चला रहा है तो वो डिस्प्ले होना चाहिए एज पर लॉ। ये किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट टू हियर टुमारो महाराष्ट्र प्ली अगेंस्ट एक्विटल ऑफ अक्यूज्ड इन 2006 ट्रेन ब्लास्ट केस। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट टू हियर महाराष्ट्र प्ली अगेंस्ट एक्विटल ऑफ अक्यूज्ड इन 2006 ट्रेन ब्लास्ट केस। तो अब हमें पता चल गया कि 2006 में बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ट्रेन ब्लास्ट केस हुए थे, ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे, उनका एक्विटल हो गया है। ठीक है ना। तो उसके लिए केस सुनेंगे। एक्विटल का मतलब क्या होता है, कुडंट बी प्रूवन दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। ये प्रूव नहीं हुआ कि उसने ऑफेंस कमिट किया है।
ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे 1984 राइट सिरसा मूव्स हाई कोर्ट ओवर रिपोर्ट ऑन कमलनाथ। तो यहाँ पर दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर moved application in high court seeking a report moved application in high court seeking a report, a police report that mentions the presence of former MP CM Kamal Nath at crime spot during 1984 anti-Sikh राइट्स। तो जब वहाँ पर एंटी सिख राइट्स हुए, ठीक है ना, लड़ाई एंटी सिख राइट्स हुए, ठीक है, तो वहाँ पर मध्य प्रदेश का सीएम कमलनाथ वाज प्रेजेंट एट वन ऑफ द क्राइम स्पॉट जहाँ पर 2 लोगों का मर्डर हुआ, 2 people वर किल्ड देयर। तो वो ये एक पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है, वो पुलिस रिपोर्ट सीख कर रहे हैं और वो पुलिस रिपोर्ट मांगते हुए हाई कोर्ट में पहुंचे हैं दिल्ली के इन्वायरमेंट मिनिस्टर कि देखो इन्होंने ये गलत किया, ही शुड बी पनिश्ड। सो दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? मनजिंदर सिंह। उसके बाद गोवा गवर्नमेंट टू फाइल कंटेम्प्ट प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट कर्नाटका ओवर महादेव वाटर डाइवर्जन। तो महादेव वाटर डाइवर्जन, तो ये डिस्प्यूट किसके बीच में हो गया है? जो ये ऐसे रिवर डिस्प्यूट्स होते हैं, डैम रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके अंदर, ठीक है, तो कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं? गोवा कर्नाटका के बीच में ये डिस्प्यूट है, ठीक है ना। और कर्नाटका क्या कर रहा है? कर्नाटका carrying out activities aimed at diverting महादेव रिवर। तो महादेव रिवर का डिस्प्यूट किसके बीच में? कर्नाटका और गोवा के बीच में। कर्नाटका इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, गोवा सुप्रीम कोर्ट जाएगा इसी वजह से। इन इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? एग्जीक्यूटिव के अंदर एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव का हेड है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनकी एग्जीक्यूटिव के साथ नहीं बन रही थी। तो व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव मतलब किसके साथ नहीं बन रही थी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। और ये अभी अजम्पशन है कि उनके प्रेसिडेंट की जो वाइस प्रेसिडेंट की बन नहीं रही थी क्योंकि उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया है वो हेल्थ इश्यूज के ग्राउंड पे दिया है। तो ये हमें याद रखना है कि उन्होंने किस चीज़ पे, किस ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दिया। द एब्रप्ट डिसीजन बाय जगदीप धनकर टू resign as the vice president raises several questions about the relationship between executive and parliament. Also in focus dynamics with बीजेपी के उनके साथ कैसे डायनामिक्स थे, मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो मिस्टर धनकर वॉज ऑल्सो द vice president, oh sorry, he was also the chairman of Rajya Sabha, he was the vice president also. Now Dhankar has become, ये लिखेंगे, ठीक है, जगदीप धनकर। Now this is a very very important thing that we are writing. जगदीप धनकर is the first vice president in the history of the Republic of the India to resign this way. तो ये पहले ऐसे बने जिन्होंने मिड टर्म ऐसे रिजाइन किया। इनके प्रीडिसेसर्स जो हैं, ठीक है ना, तो जो इनसे पहले हुए, सम ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स हु रिजाइन बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म हैड द रीजन ऑफ मूविंग ऑन टू गेट इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेल द रेजिग्नेशन लेटर साइट्स हेल्थ रीजंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर साइट्स हेल्थ रीजंस, बट उनको लग रहा है कि
ये सरकार के साथ कुछ चीज़ें उनकी बन नहीं रही थी, शायद तभी छोड़ गए, ये बोला जा रहा है। ठीक है, जो प्रेडिसेसर्स थे इनके, ठीक है ना, रिजाइंड मिड टर्म बिकॉज हैड बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। तो इनसे पहले जो मिड टर्म में, मतलब टर्म पूरे होने से पहले रिज़ाइन करके गए, वो लोग थे जो प्रेसिडेंट बन गए थे, तभी उन्होंने ये वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी छोड़ी, बट ऐसे कोई मिड टर्म आज तक नहीं छोड़ के गया है। ठीक है ना, तो हिज रिलेशनशिप विद द एग्जीक्यूटिव हैड बीन सोरिंग फॉर अ वाइल, ये अब बता रहे हैं कि ख़राब हो रहा था, अकाउंटेबिलिटी इशूज़, ये वो। ठीक है, कुछ भी नहीं कहा जाता है, कहा सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला था, ही क्वेश्चन द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड, ये थर्ड पॉइंट बनाएंगे, ही क्वेश्चनड द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट। तो सेकुलर और सोशलिस्ट जो है वो ऐड किए गए थे थ्रू एन अमेंडमेंट। ठीक है ना, तो ये ऐड जो किए गए, इसको क्वेश्चन करा, जो आरएसएस की कॉल थी उसमें ये खड़े हुए। ठीक है ना, एंड जो है, ही इंटरटेन एन ऑपोजिशन मूव टू इम्पीच जस्टिस शेखर कुमार यादव ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हु हैड मेड कम्युनली चार्ज रिमार्क्स इन पब्लिक। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखेंगे इंटरटेन्ड एन ऑपोजिशन move to impeach Justice Shekhar Kumar Yadav of Allahabad High Court, who had made communally charged remarks इन पब्लिक। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब यहाँ पर जिसने भी आर्टिकल लिखा है वो सोच रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से बीजेपी ने इनको टाटा बाय बाय कह दिया, क्योंकि ये लेटर ऑफ डेजिग्नेशन इनसे आया, बट ये कुछ फोर्सफुली वाला टाइप लग रहा है, ऐसा ये आर्टिकल से बोला जा रहा है। एंड दिस इज़ मोर ऑफ एन ओपिनियन, जब तक क्लियर कट नहीं चीज़ें आ सकती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमने सारे फैक्ट्स नोट कर लिए जहाँ से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो अब अपॉइंटमेंट ऑफ दलाई लामा, नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग। दलाई लामा जो अभी हैं वो 90 ईयर्स के हो गए हैं, तो उनको भी पता है कि कभी भी उनको जाना पड़ सकता है। ठीक है, एंड देयर नीड्स टू बी न्यू दलाई लामा सक्सेसर। अब यहाँ पे चाइना क्या कह रहा है कि हम लेकर आएंगे, ठीक है ना, थ्रू गोल्डन अर्न मेथड हम अपॉइंट करेंगे दलाई लामा। तो यहाँ पर चाइना क्या चाहता है कि एक तिब्बतन, एक इंडिया में दलाई लामा बैठा हो और एक चाइना में दलाई लामा बैठा हो, और अल्टीमेटली लड़ा कर ये सब चीज़ें ख़त्म करवा दें। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अबाउट द दलाई लामा, कि दलाई लामा नेक्स्ट अपॉइंट कैसे होंगे, क्या कैसे है, इसमें डिटेल डिस्कशन हो चुकी है ऑलरेडी। तो प्लीज़ अपने पुराने नोट्स को रेफ़र करिए। द ग्लोबल सर्वे ऑफ वर्किंग अरेंजमेंट्स कंडक्टेड बाय द ईफो इंस्टीट्यूट एंड स्टैनफोर्ड। अब यहाँ पर एक सर्वे हुआ है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल सर्वे फॉर वर्किंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसने किया है, ये कंडक्टेड बाय ईफो इंस्टीट्यूट एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने कंडक्ट किया है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिमोटली वर्क करना चाहते हैं, मतलब घर से या कहीं इधर उधर से, ऑफिस जा कर के नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो विश फॉर मोर रिमोट डेज। तो वो कह रहे हैं कि रिमोट डेज ज़्यादा हों, ये लोग कह रहे हैं कि मतलब घर से काम करें, ऑफिस ना जाना पड़े। ऑफिस जाकर लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं, बट इंडिया, इंडियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फिजिकल प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी मानी जाती है। रिडीमिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर प्रॉमिस। ना यहाँ पे आपके बड़े नोट्स बनेंगे। तो न्यूक्लियर जो प्रॉमिस है, जो न्यूक्लियर का है, वो सारा हम देखने वाले हैं। तो इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडिया एंड न्यूक्लियर, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनियन बजट के अंदर क्या हुआ, ठीक है, तो यूनियन बजट, पहले हम हेडिंग देंगे यूनियन बजट फॉर 2025-26। ठीक है ना, यहाँ पर अनाउंस्ड
target of 100 gigawatt of power generating capacity बाय 2047। हम कब तक डेवलप्ड होना चाहते हैं, हम विकसित भारत कब तक बनना चाहते हैं, 2047 तक। और 2047 तक हमें 100 गीगावाट ऑफ पावर जनरेटिंग चाहिए थ्रू न्यूक्लियर। ठीक है ना, ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी प्लान है। ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी प्लान हमने अनाउंस किया। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी प्लान अनाउंस किया। उसके बाद हमारे जो और भी एम्स एंड एम्बिशंस हैं, एम्स एंड एम्बिशंस, हमारे एम्स और एम्बिशंस क्या हैं? हमारे एम्स और एम्बिशंस क्या हैं? हमारे एम्स ये हैं कि गिवन द 2 गोल्स ऑफ इमर्जिंग एज डेवलप्ड, हमारा एक तो है विकसित भारत का गोल। विकसित भारत का गोल क्या है कि हमको एक डेवलप्ड नेशन बनना है, एंड वो हमें कब तक बनना है, 2047 तक। और नेट ज़ीरो एमिशंस कब तक चाहिए हमें? नेट ज़ीरो एमिशंस जो है हमें बाय 2070 हमें नेट ज़ीरो एमिशंस चाहिए। मतलब ज़ीरो एमिशंस, मतलब जो भी यहाँ पर पॉल्यूशन होगा वो कहीं ना कहीं हम उसका कुछ कर रहे होंगे कि वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद साइमल्टेनियसली द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अनाउंस्ड। उसके बाद हमने क्या अनाउंस किया? न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। क्या अनाउंस किया? न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो हमने अनाउंस किया, ठीक है ना, इसके अंदर हमने क्या किया? स्पेशल एलोकेशन ऑफ ₹20,000 करोड़ टू डेवलप एटलीस्ट, हमने क्या कहा? एटलीस्ट हम 5 इंडिजिनसली डिजाइंड एंड ऑपरेशनल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR बाय 2033। अब जहाँ पर भी ईयर्स आ जाते हैं, ये सब कुछ आ जाता है, वी नीड टू नो। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमको 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है बाय 2047। वेरी वेरी क्लियर, नो कन्फ्यूजन। 2070 तक हमको नेट ज़ीरो एमिशन होना है, वेरी वेरी क्लियर। 2047 तक हमको डेवलप नेशन बोलना है, जिसको हम हिंदी में विकसित भारत बोल रहे हैं। ये क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। 100 गीगावाट 2047, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हलवा क्वेश्चन है ये। अगर तुम ये हलवा क्वेश्चन भी गलत कर आ रहे हो तो मैं क्या, तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एट प्रेजेंट हम कितना जनरेट करें? 8.81। ये भी आप 8.18 गीगावाट हम अभी एट प्रेजेंट जनरेट कर रहे हैं। तो हम बहुत ही हैवी, एक बड़ा ही हम अपना टारगेट यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएंगे 2033 तक 5। ठीक है ना, जिसके लिए ₹20,000 करोड़ हमें स्पेशल एलोकेशन हमने निकाल के रख दिया एज अ कंट्री। अब क्या है कि वो कह रहे हैं कि हम बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं लगाएंगे, हम छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाएंगे जो कि डेंजरस भी नहीं होंगे, जहाँ पर थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बनकर उस एरिया को जाती रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? उसके बाद गवर्नमेंट जो है, जो लॉज हैं, ठीक है ना, जो लॉज है उसमें भी चेंजेस लेकर आ जाते हैं। बट लॉज जो है वो है कौन से? ठीक है ना, एक तो है एटॉमिक, लिखेंगे एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ठीक है ना, उसके बाद है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट CLNDA 2010। ठीक है, तो यहाँ पर दे वांट टू चेंज इट एंड दीज कैन बी इन द एग्जाम। तो इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी, ठीक है ना, इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी, तो यहाँ पे हम ये हेडिंग ही दे देते हैं, इंडियाज न्यूक्लियर जर्नी। तो इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी, इंडिया हैड एन अर्ली स्टार्ट सेटिंग अप एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। हमने क्या किया? एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर हमने सेट किया। ठीक है ना, और वो कौन सा था? अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा की पेंसिल। डार्क होती है मम्मा, अप्सरा दिला दो मुझे, ये लाल रंग की नटराज नहीं चाहिए। हमारे ज़माने में अप्सरा सबसे, जिसके पास अप्सरा होती थी पेंसिल,
ठीक है ना, वो सबसे अमीर होता था। सिंपल सॉर्टेड। अब अप्सरा इन 1956 एंड बिगिनिंग वर्क ऑन एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है ना, बिगिनिंग वर्क ऑन एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इन 1963। इस पे हमने काम स्टार्ट कर दिया था, और ये कहाँ पे आ गया था, तारापुर में, ठीक है ना, तारापुर में, ठीक है। एज अर्ली एज 1954 डॉक्टर होमी बाबा द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रेजेंटेड अ टारगेट ऑफ जनरेटिंग 8 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 1980, ठीक है ना। इन 1954, ठीक है, 1954 में क्या हुआ, एक मिनट, मेरा चार्जर कहाँ पर है। इन 1954 नहीं, 1954 में सेट कर दिया था, अरे भाई आज़ादी के कुछ ही महीनों मतलब सालों बाद ही, बहुत बड़ी चीज़ है। 1954 नाउ डॉक्टर होमी बाबा कौन थे हमारे, ठीक है ना, इनको बाबा आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, सेट 8 गीगावाट टारगेट बाय 1980। तो अभी तक हमने इनका ही टारगेट अचीव करा है, हमें आगे अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर द जर्नी हैज़ बीन लॉन्ग एंड डिफिकल्ट फॉलोइंग इंडियाज वॉर विद चाइना इन 1962, इट्स एंट्री इनटू न्यूक्लियर क्लब इन 1964, ठीक है ना। फॉलोइंग वॉर, इंडियाज वॉर विद चाइना इन 1962, ठीक है, एंट्री इनटू न्यूक्लियर क्लब इन 1974। तो 1962 में 1964 तो हमारी एंट्री हुई, मतलब हमारी वॉर हुई चाइना के साथ, तो हमने कहा भैया हमें न्यूक्लियर बनना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है ना, स्टेड आउट, इंडिया स्टेड आउट ऑफ, एक मिनट रुको, यहाँ पे हमें थोड़ा सा नया पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया ने क्या डिसाइड किया, इंडिया स्टेड आउट ऑफ नॉन proliferation treaty, that is NPT, in 1968 and peaceful nuclear explosion PNE test in 1974, ठीक है। इंडिया वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इमर्जिंग न्यूक्लियर ऑर्डर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन सीज्ड एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल फ्लोट। तो यहाँ पर जब हम न्यूक्लियर बने, ठीक है ना, तो हमारे साथ बहुत ही बेगानों जैसा बर्ताव हुआ, वो तो धीरे धीरे ठीक हो गया। दिस लेड टू द न्यूक्लियर पावर टारगेट, हमने 10 गीगावाट टारगेट सेट किया 2000 तक के लिए, ठीक है। मोर ओवर इंडिया टुक टाइम टू सक्सेसफुली इंडिजाइज द डिजाइन ऑफ 200 MW pressured heavy water reactor employed in Rajasthan. Its advantage was that it used natural uranium as fuel, unlike the design of तारापुर, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया, हमने इंडिनाइज मतलब इंडिजिनाइज मतलब हमने खुद की अकल लगा के इंडिजिनाइज डिजाइन ऑफ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है ना, इन राजस्थान। तो यहाँ पर फ़ायदा ये था कि ये यूरेनियम को यूज़ कर रहा था एज फ्यूल, यूज्ड यूरेनियम एज फ्यूल, ठीक है। उसके बाद लो विच यूज लो इनरिच यूरेनियम दैट इंडिया ऑब्टेन फ्रॉम यूएस। अब जो तारापुर वाला था उसके अंदर हम यूएस से फ्यूल ले रहे थे, बट यहाँ पर हमें फ्यूल अवेलेबल था, ठीक है। फिर लेटर हमने फ्यूल फ्रांस से भी लिया। नाउ सब्सिक्वेंटली द सेम 220 MW जो राजस्थान वाला था वर इस्टेब्लिश है नरोरा, कायगा, खड़गपुर। अब यहाँ पर सेम PHWRs established at नरोरा। अरोरा से याद कर सकते हो कि भैया हमको तो अरोरा देखना है, वो जो ग्रीन ग्रीन लाइटें होती हैं, ठीक है ना। कायगा,
खाएगा, मेरा बेटा खाएगा काकरा पार, काकड़ा फाफड़ा, काकड़ा पार, ठीक है। एंड द डिज़ाइन वाज अपग्रेडेड टू 540 MW सेटअप इन, ठीक है ना, 2 यूनिट्स बिकमिंग ऑपरेशनल इन। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो बाकी हमने न्यूक्लियर की सारी जर्नी जो है नोट कर दी है। कितने सुंदर नोट्स बने हैं, प्लीज़ इनको याद भी कर लेना, ठीक है। आफ्टर ग्लोरियस करियर मिग 21 फाइटर जेट्स टू रिटायर। तो मिग जो है वो रिटायर हो रहे हैं, मिग 21 fighter jets to retire in September 2025। तो इनकी सेरेमनी, इनको टाटा बाय बाय कहाँ कह रहे हैं, चंडीगढ़ में, ठीक है। आफ्टर प्रोटेक्टिंग द स्काई फॉर मोर देन 6 decades द एम बाइजन फाइटर जेट्स, इनको क्या कहते हैं, मिग 21 बाइजन फाइटर जेट्स, तो इनको टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। कंफर्मिंग द डेवलपमेंट, ठीक है, सेरेमोनियल सेंड ऑफ एट चंडीगढ़ एयरबेस इन सितंबर। द सेरेमनी विल बी अटेंडेड बाय वेटरन पायलट्स, जिन्होंने इसको उड़ाया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, रशियन ओरिजिन, फर्स्ट परचेज्ड इन, लिखेंगे फर्स्ट परचेज्ड इन 1963, ठीक है। क्या है, सिंगल जेट सुपरसोनिक सिंगल इंजन सुपरसोनिक जेट फाइटर, ठीक है ना। तो ये इसने वॉर्स भी लड़ी, कारगिल 1965 वॉर लड़ी, 1971 वॉर लड़ी, वॉर्स की रोल्स इन 1965 1971 वॉर्स विद पाकिस्तान, ठीक है ना। उसके बाद हमारी कारगिल की लड़ाई में भी, कारगिल वॉर इन 1999, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स इन 2019, और फिर ऑपरेशन सिंदूर में भी। ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हें गूज़बम्स नहीं आते यार, मुझे बहुत, मतलब आई वॉज सो वरिड फॉर एवरीवन आउट देयर ड्यूरिंग द बालाकोट एयर स्ट्राइक। जो हमारे अभिनंदन जी वहाँ चले गए थे, ठीक है, और फिर हमारा देश सारा टेंशन में आ गया था, क्योंकि हम लोगों को इंडियंस को एक ही चीज़ बहुत ढंग से करनी आती है, वो है टेंशन लेना। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में विंग कमांडर, ये लिख लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाम पूछ सकते हैं, अभिनंदन वर्थमन had used his MiG-21 aircraft to shoot down Pakistani F-16 फाइटर, ठीक है ना। तो हमने F-16 जो कि इतना ज़्यादा USA का चहीता टॉक्ड अबाउट है, उसको मिग ने गिरा दिया था, थैंक्स टू अभिनंदन वर्थमन। हमारा मिग भी गिर गया था, बट इनको तो गिरा के गिरे ना, तो क्या हुआ, और हमारा इतना पुराना, ठीक है ना, इनकी तो बैंड बजाई ना पाकिस्तानियों के हमने। वी शुड बी प्राउड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई इंडियन आर्मी, मैं अपनी फ़ौज के लिए बहुत बहुत प्राउड हूँ। ओवर द ईयर्स, अगर तुम प्राउड नहीं हो ना तो हो जाओ। ओवर द ईयर्स इंडिया प्रोक्योर्ड 700 मिग हमने लिए, जिसमें से कुछ जो है, ठीक है ना, मैनी वर डोमेस्टिकली बिल्ड, यानी यहाँ पे डोमेस्टिकली बिल्ड, मैनी वर बिल्ड बाय हाल, दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हमारी इंडियन कंपनी है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड। द एयरफोर्स करंटली हैज़ 2 मिग स्क्वाड्रंस, फोर्स के पास 2 मिग स्क्वाड्रंस हैं, यहाँ पे लिखेंगे एयरफोर्स हैज़ 2 मिग स्क्वाड्रन, एक है पैंथर्स और एक है कोबरास। पैंथर्स के पैंथरन्स नहीं है भैया, पैंथर्स, और एक है कोबरास, ठीक है ना। एक राजस्थान में है और एक नाल एयरबेस में है,
ठीक है ना, ये इतने ज़्यादा डेंजरस थे, ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग कॉफिन। गिर जाते हैं, हमारे बहुत सारे पायलट्स इसमें शहीद हुए हैं, राउंड अबाउट 170 और 40 सिविलियंस। ठीक है ना, तो अब इनको रिटायर कर देना चाहिए। इनको फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता था, और रशिया से लिए थे ये हमने। किससे लिए थे? रशिया से। ठीक है जी, ओके। अब आगे चलेंगे। आर्मी गेट्स फर्स्ट बैच ऑफ, आर्मी गेट्स गार्ड्स गेट्स फर्स्ट बैच ऑफ एडवांस्ड अपाचे हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम यूएसए। ठीक है ना, एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं। कहाँ से आ गए हैं? ये यूएसए से आ गए हैं। इन अ सिगमेंट फिलिप टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री एविएशन कैपेबिलिटी, हमने क्या ले लिए? अपाचे। किससे लिए? यूएसए से। अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर्स। ठीक है ना, कहाँ से आएंगे ये? फर्स्ट बैच फ्रॉम यूएस एट हिंडन एयरबेस। The induction of these advanced combat helicopter will boost Army's capabilities. It will be deployed in Jodhpur with the Army Aviation Corps. कहाँ पे डिप्लॉय होंगे? Deployed in जोधपुर। जोधपुर में जाएंगे ये। ठीक है। ईरान FM फॉरेन मिनिस्टर से तेहरान विल नॉट अबैंडन न्यूक्लियर इनरिचमेंट। वो कह रहे हैं कि हाँ, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, यूएस ने हमारे ऊपर अटैक किया है, बट हम जो अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट है वो कंटिन्यू रखेंगे, कर लो जो करना है, कहते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, फिर हम कुछ और लिखेंगे। यूएस टू पुल आउट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, पहले पेन तो उठा लो मैं। यूएस टू पुल आउट ऑफ यूनेस्को अगेन, मतलब ये यही खेल खेलता रहता है। 2 साल पहले, ठीक है ना, ज्वाइन किया था, वापस से जा रहा है। अब सबसे पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूएन्स एजुकेशनल, मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल एजेंसी। ठीक है ना, दिस डिसीजन कम्स ओनली टू, ठीक है, 2018 में, लेफ्ट इन 2018, ज्वाइंड इन 2023। यूएस ने पहले 2018 में छोड़ दिया था, दोबारा से 2023 में ज्वाइन कर दिया। जब 2018 में छोड़ा था, किसने छुड़वाया था? डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, 2023 में ज्वाइन किया था, किसने करवाया था? जो बाइडन ने। ठीक है, उसके बाद अब ये क्यों कर रहे हैं? वाई, वाई भी तो आंसर करना है। तो सबसे पहले कहते हैं, तो यूनेस्को जो है ना, वो एंटी सेमिटिज्म, मतलब एंटी इजराइल है। ठीक है, क्या है? एजेंसी प्रमोट्स, ठीक है ना, कंट्रीज इज नॉट इन्वॉल्वमेंट इज नॉट इन इट्स इन्वॉल्वमेंट इज नॉट इन द इज नॉट इन नेशनल एंड प्रमोट्स, लिखेंगे, रीजन भी तो पता होना चाहिए, एंटी इजराइल स्पीच। और वो एंटी इजराइल स्पीच तो प्रमोट करी, और क्या किया यूनेस्को ने? यूनेस्को डिसाइडेड टू एडमिट, यूनेस्को डिसाइडेड टू एडमिट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एज अ मेंबर स्टेट। तो वो कहते हैं, यूएसए कहता हमने बोला था नहीं करना, तुम इनको ही रखो अब। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, द डिसीजन फर्स्ट रिपोर्टेड विल टेक इफेक्ट, डिसीजन टू टेक इफेक्ट एट एंड ऑफ December 2026. This will be the third time that United States has left UNESCO. Third time USA left UNESCO. पर क्यों छोड़ा है? चलो ये तो सब इन्होंने बोल दिया, तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। क्योंकि बजट, ठीक है ना, यूएस प्रोवाइड्स नोटेबल शेयर ऑफ एजेंसीज बजट। इनको पैसा बहुत जाता था, तो ये कह रहे हैं, जो इनका हेड है वो कह रहा है हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो रेडी थे। बट असलियत क्या है कि भैया पैसा बहुत देता था यूएस से। तो यूनेस्कोस डायरेक्टर कौन है? यूनेस्कोस डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्री
अजूले, कौन है? ऑड्री अजूले, ठीक है। अब आगे चलेंगे, टाटा कम्युनिकेशंस टू बिल्ड, टाटा कम्युनिकेशंस क्या करेंगे? टाटा कम्युनिकेशंस टू बिल्ड AI led network of AWS. Tata Communications on Tuesday said it has partnered with Amazon Web Services to deploy an advanced AI ready long distance network across India. ठीक है ना, तो यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशंस है अमेजोन के साथ पार्टनर किया, AI रेडी लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप नोट कर लेना, जो मैंने रेड में किया इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। एंड या दैट्स इट, loggery.in पर विजिट कर सकते हो आप। मई पार्ट 3 डल चुका है, बहुत जल्द जून के भी सारे पार्ट डल जाएंगे, ठीक है। एंड या मई के करंट अफेयर्स के MCQs भी सारे डल चुके हैं, जून का भी एक टेस्ट डल चुका है, तो सारे आपके जून जुलाई के मैं कंप्लीट जल्द ही कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।